एमपीपीएससी प्रीलिम्स के एक नए टॉपिक के साथ आज हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। मैं सौरभ नामदेव, आप मुझे देख रहे हैं इस YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है नैया पार। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको टॉपिक के रूप में दिख रही होगी, निश्चित रूप में हमको पढ़ना है इसी के बारे में, स्वास्थ्य नीति और स्वास्थ्य कार्यक्रम, हेल्थ पॉलिसी और हेल्थ प्रोग्राम कौन कौन से इंडिया में संचालित हो रहे हैं, इनके बारे में इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक को हम बड़े आसानी से दो सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले वाले सेगमेंट में हमको हेल्थ पॉलिसी के बारे में पढ़ना होगा, स्वास्थ्य नीतियों के बारे में पढ़ना होगा, और जो दूसरा टॉपिक है हमारा, इसमें हम स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए टॉपिक को। सबसे पहले हम बात करते हैं टॉपिक में कि स्वास्थ्य को जब भी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो स्वास्थ्य से संबंधित कोई ना कोई एक संस्था का नाम आपके जहन में सबसे पहले आता होगा, और निश्चित रूप में उन नामों में पहले नंबर पर WHO ही है। तो जी हाँ, WHO जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य का ठेका ले रखा है, सभी देशों के लोगों के स्वास्थ्य के लिए जो लगातार प्रयत्नरत, कार्यरत, समर्पित संस्था है, जिसको हम WHO के नाम से जानते हैं। इसी के साथ हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले WHO को पढ़ना और WHO को समझना। तो WHO दरअसल में वो अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है जिसको यूनाइटेड नेशन का दरअसल में पार्ट माना जाता है, लेकिन उसके अधीन नहीं। WHO यूनाइटेड नेशन का पार्ट है लेकिन उसके अधीन नहीं, क्योंकि दोनों का हेड ऑफिस अलग अलग जगह है। यूनाइटेड नेशन का हेड ऑफिस कहाँ है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और WHO का हेड ऑफिस कहाँ है, ये भी कमेंट कर बताइएगा। और आप नहीं बताएंगे तो अगली स्लाइड में इस रहस्य से पर्दा उठ ही जाएगा। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि ग्लोब में जितनी भी कंट्री हैं, जैसे लगभग ग्लोब में आज के समय पे हम देखें तो 193, 194 या लगभग 200 के समथिंग कंट्रीज हैं ग्लोब में। उनमें से कुछ कंट्री विकसित होंगी, उनमें से कुछ विकासशील होंगी, उसमें से कुछ अल्प विकसित होंगी। तो जितने भी देश हैं, उन सभी देशों में जो लोग रह रहे हैं, उनके लिए स्वास्थ्य को बेहतर रखने की जवाबदारी इसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की है। मतलब विश्व के सभी लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करने वाली संस्था को ही दरअसल में हम कहते हैं कि विश्व का स्वास्थ्य बेहतर करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था। लेकिन यदि इसी बात को मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में या भारत के संदर्भ में कहूं कि भारत में वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो जो भारत के सभी लोगों के स्वास्थ्य की जवाबदारी की देखरेख करती है, या लोगों के स्वास्थ्य को जो देखरेख का जिम्मा जिसने अपने सर पर उठा रखा है, तो भारत में वह काम जो विश्व स्तर पर काम WHO करता है, भारत में वह काम करता है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। याद रखिएगा ये चीज। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं इन दोनों के बारे में कि दरअसल में इन दोनों की जो एस्टेब्लिशमेंट है ये कब हुई थी। तो इन दोनों की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कब हुई थी, आप खुद ही देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले बात करते हैं हम WHO की। तो नो डाउट WHO जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप खुद ही देख लीजिए। WHO की जो स्थापना है वो हुई थी 7 अप्रैल को। ईयर देख लीजिए अच्छे से, 1948 ये क्वेश्चन आ चुका है। चूंकि दुनिया के सभी देशों के लोगों की स्वास्थ्य की जवाबदारी इसी संस्था की है, इसलिए WHO को कहा जाता है विश्व स्वास्थ्य के रक्षक। मैं यही लिख दे रहा हूं, विश्व स्वास्थ्य के रक्षक। तो विश्व स्वास्थ्य के जो रक्षक हैं, याद रखिएगा, ये हम किसको कहते हैं, ये हम कहते हैं WHO को। अच्छा, WHO का जो मेन काम है लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास करना। इसी वजह से हर साल WHO के स्थापना दिवस को, WHO का स्थापना दिवस कब होगा, 7 अप्रैल। तो WHO के स्थापना दिवस को हर साल हम मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में। याद रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, हर साल 7 अप्रैल को हम मनाते हैं। अब यदि मैं आगे चलूं तो जो काम हमने WHO के लिए कहा है
या जो काम WHO करता है, इंडिया में वो काम एक मिनिस्ट्री करती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसकी एस्टेब्लिशमेंट आप देख लीजिए, इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो हुई थी वो WHO की एस्टेब्लिशमेंट से 1 साल पहले हो गई थी, मतलब 1947। तो ये चीज आपको याद रखनी है। हेड ऑफिस कहाँ होगा इसका? नई दिल्ली। लेकिन यदि मैं WHO के हेड ऑफिस की बात करूं तो वो कहाँ होगा? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो ये चीज आप जरूर याद रखेंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो मंत्रालय होता है, जो मिनिस्ट्री होती है, याद रखिएगा, वो विभागों पर नियंत्रण रखती है। किस पर नियंत्रण रखती है? विभागों पर। तो इनमें से अगर मैं बात करूं कि 4 जो प्रमुख विभाग हैं, कितने प्रमुख विभाग हैं? 4। तो 4 प्रमुख विभागों पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय क्या रखता है? निश्चित रूप में निगरानी रखता है कि वो विभाग ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इन 4 विभागों में से एक जो सबसे प्रमुख विभाग है, आपको उसका नाम मैं बता रहा हूं, एड्स विभाग। एड्स को कंट्रोल करने के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया गया है, जिसको एड्स डिपार्टमेंट कहते हैं, है ना। नैको जो है इसी के अंतर्गत कार्य करती है। और एक है आयुष विभाग। तो आयुष विभाग याद रखिएगा, और एड्स विभाग जो शुरू में इसी मंत्रालय के अधीन होते थे, और दरअसल में इस मंत्रालय के अंतर्गत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत जो ये विभाग हैं, ये अब सेपरेट होकर काम करते हैं। याद रहेगा ये चीज। तो आपको मुझे ये बताना है कि उन 4 विभागों में से 2 के नाम तो मैंने लिख दिए हैं, बाकी के 2 कौन से हैं? तो बाकी के वो 2 विभाग जिनको आप नेट पे यदि तलाशेंगे तो आप पाएंगे उनका नाम लगभग कुछ न कुछ हद तक इसी से सिमिलर होगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपके हवाले करता हूं कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन 4 विभाग काम करते हैं। 2 के नाम मैंने बता दिए हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बाकी 2 के नाम आपको कमेंट में बताने, नहीं तो आगे जब मैं बात करूंगा, इस लेक्चर को एम करूंगा हेल्थ वाले इशू को, है ना, तो मैं वहां लास्ट में इसके बारे में ऑलरेडी चर्चा करूंगा ही करूंगा। तो जिसके लिए आपको पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा। चलिए चलते हैं आगे। अब बात करते हैं अपन WHO की, क्योंकि जब तक आप WHO नहीं समझेंगे तब तक इंडिया की हेल्थ पॉलिसी कैसे बनी ये आपको नहीं समझ आएगा। ध्यान से सुनिए, जिस WHO को बनाया गया था विश्व के सभी देशों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, मतलब अगर हम पूरी दुनिया को विकसित देश और विकासशील देश में बांट लें तो इन दोनों देशों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए WHO को जवाबदारी दी गई। लेकिन 1948 से देखा गया कि जब भी WHO मदद पहुंचाना होती या कभी कोई प्राकृतिक आपदा, किसी तरह की कोई डिसीज, कोई महामारी यदि फैलती, तो WHO विकसित देशों को तत्काल यथासंभव मदद पहुंचाता। विकसित देशों को तत्काल वो जो जो सुविधाएं मुहैया होनी होती उनको कराता। लेकिन विकासशील देश जो हैं उन तक मदद पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता, विलंब होता, कई बार पर्याप्त धनराशि का अभाव हो जाता WHO के कार्य करने में। तो विकसित देशों ने ये चीज धीरे धीरे देखी कि WHO हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, और यही चीज विकासशील देशों ने भी नोटिस करी कि WHO मदद पहुंचाने में हमको थोड़ी सी लेट लतीफी करता है, हमको दरअसल में थोड़ी सी परेशानी भी होती है। तो फाइनल में विकासशील देशों ने 48 से यही देखा, और जैसे जैसे समय गुजरता गया WHO की ये भेदभावपूर्ण नीति कि हमेशा सिर्फ विकसित देशों को तवज्जो देना, विकासशील देशों पर कम ध्यान देना, फाइनल में ये हुआ कि सब्र का बांध टूटा विकासशील देशों के, और 1978 में सब लोग जमा हुए कजाकिस्तान के अलमाटी में। अलमाटी में एक जगह है अल्मा एटा, जहां पर दरअसल में एक कॉन्फ्रेंस हुई। सभी विकासशील देशों के प्रतिनिधि वहां पर आए। सभी विकासशील देशों के प्रतिनिधि 6 तारीख को पहुंचे। निश्चित रूप में 6 तारीख से बातचीत होनी शुरू हुई होगी कि विकासशील देशों में जो लोग रहते हैं उनकी हेल्थ कैसे बेहतर की जाए, उनको कौन सी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाए, उनको कैसे हम अच्छा जीवन स्तर दें, उनकी लाइफ को बेहतर करने के लिए हम विकासशील देश कौन कौन से हथकंडे अपना सकते हैं, कौन कौन सी चीजें बना सकते हैं।
मतलब विकासशील देशों की तरफ से अपने देशों के लोगों को बेहतर बनाने के लिए 6 से 12 सितंबर 1978 को कजाकिस्तान के अलमाटी में एक सम्मेलन हुआ जिसको अलमाटी सम्मेलन कहते हैं। कहानी क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। इंडिया की ओर से इस सम्मेलन में गए थे जो भी व्यक्ति, निश्चित रूप में वो सरकार से गए होंगे। तो साल 1978 का समय यदि आप बोर्ड पर देख रहे हैं तो आप पाएंगे कि साल 1977 से मोरारजी देसाई की सरकार आई थी, पहली गैर कांग्रेसी सरकार। मोरारजी देसाई वो व्यक्ति जिनके नाम पर योग प्रशिक्षण संस्थान दर्ज है और योग की महत्ता को पूरी दुनिया में बताने के लिए इनको जाना जाता है। ये अपनी यूरिन थेरेपी पर भी विश्वास रखते थे, मतलब खुद के यूरिन का सेवन करके आप अपने को बहुत से परेशानियों से निजात दे सकते हैं, ऐसा मेरा कहना नहीं है, मोरारजी देसाई का कहना है। और कई बार पाकिस्तान के जो पीएम हैं वो इस चीज में इनको कई बार क्या करते थे, हमेशा अटखेलियां करते थे। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि साल 1978 में अलमाटी कजाकिस्तान में जो सम्मेलन हुआ उसमें मोरारजी देसाई ने अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा था ताकि विकासशील देशों के लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर कैसे बनाया जा सके, और इंडिया उस समय विकासशील देशों की कैटेगरी में ही आता था। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि तारीख 6 से लेकर विकासशील देशों के प्रतिनिधि बात करना शुरू करेंगे। 12 तारीख तक मॉर्निंग के टाइम पे बहुत सारे पॉइंट निकल कर आए, लेकिन जिन पॉइंट पर पूरे विकासशील देशों के प्रतिनिधि सहमत हुए वो थे 10 सूत्री घोषणाएं, मतलब 10 पॉइंट। तो 10 पॉइंट पर सभी विकासशील देशों के प्रतिनिधि जो हैं उन्होंने हाँ किया। तो निश्चित रूप में 10 सूत्री घोषणाओं को ही एक कागज में लिखा गया। वो इस तरह से कागज होगा, आप देख लीजिए, इस तरह से कागज होगा, ये ऐसा कागज होगा, इस तरह से कागज होगा, जिसमें कौन कौन से पॉइंट होने चाहिए विकासशील देशों की हेल्थ के लिए। तो इसमें से मैंने सिर्फ 2 को इंपॉर्टेंस दी है, वो इसलिए क्योंकि हमारे एग्जाम में वही पूछे जाते हैं तो हमने इसको दिया है। ऐसे कितने पॉइंट थे? 10 पॉइंट थे। इस घोषणा पत्र को, जिसमें वो 10 पॉइंट थे विकासशील देशों के स्वास्थ्य को लेकर, इसी को हम कहते हैं अल्मा एटा डिक्लेरेशन फॉर्म या अल्मा एटा घोषणा पत्र। तो अल्मा एटा घोषणा पत्र में कितने पॉइंट आए बेटा जी? तो याद रखिएगा, अल्मा एटा घोषणा पत्र में टोटल कितने पॉइंट आए? 10 पॉइंट। और इसी घोषणा पत्र को नाम दिया गया अल्मा एटा घोषणा पत्र। तो यदि आपसे कोई पूछा जाए कि अल्मा एटा घोषणा पत्र में क्या है, तो 10 सूत्री वो बिंदु हैं जो विकासशील देशों को कैसे बेहतर बना सकते हैं। इस दिशा में सभी विकासशील देशों के प्रतिनिधि मंडल ने बहुत सोच विचार के बाद दरअसल में इन 10 पॉइंटों को एग्री किया था। और इन 10 पॉइंटों में से अच्छे से पहले तो आप एक चीज देख लीजिए कि ये आपको जो दिख रहा है यही दरअसल में सभी विकासशील देशों का प्रतिनिधि मंडल एकत्रित हुआ है। मतलब ये साल 1978 की फोटो है और यही है अलमाटी सम्मेलन। तो आप देखिए कि कितना ज्यादा नंबर है विकासशील देशों के प्रतिनिधियों का, इस तरह से। तो इसी को दरअसल में अल्मा एटा जो डिक्लेरेशन फॉर्म है या अल्मा एटा जो सम्मेलन है, इसी को ऑर्गेनाइज कराने में आगे जो है, इसी को ऑर्गेनाइज कराने में खुद WHO ने भी सहयोग किया था और साथ ही साथ अल्मा एटा अंतर्राष्ट्रीय परिषद ने भी सहयोग किया था। क्योंकि WHO को जब अपनी गलती का एहसास हुआ कि विकासशील देश ऐसा ना हो कि सेपरेट ही टूट जाए, तो बाद में WHO ने भी अल्मा एटा अंतर्राष्ट्रीय परिषद जो है उसके साथ में मिलकर और ये चीज माना कि ठीक है, जब भी कभी प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी, तो हम बराबर आपका वैसे ही ध्यान रखेंगे जैसे हम विकसित देशों का रखते हैं। तो इस तरह से ये ज्वाइंट पैनल है, तब कहीं ये सम्मेलन हो पाया। लेकिन आप याद रखिएगा, विकासशील देशों ने ये एकदम क्लियर कर लिया कि हमको दरअसल में अपने देश में हेल्थ फैसिलिटीज को बेहतर करने के लिए निश्चित रूप में कुछ न कुछ तो करना होगा, सिर्फ WHO के भरोसे हम नहीं रह सकते। तो कहने का सीधा सा मतलब हुआ ये कि उन 10 पॉइंटों में से जो सबसे पहला पॉइंट है, वो पॉइंट आपको याद रखना है। वो पॉइंट है कि जिन जिन देशों ने अल्मा एटा घोषणा पत्र पर साइन किए, तो जिन देशों ने भी अल्मा एटा घोषणा पत्र पर साइन किए, जैसे इंडिया ने साइन किए, हालांकि सरकार उस समय किसकी है? मोरारजी देसाई की। तो सरकार से मतलब नहीं है, जिस देश की सरकार ने भी साइन किए वो देश आ जाएगा इंक्लूड। तो जिस देश ने भी अल्मा एटा डिक्लेरेशन फॉर्म में साइन किया
उस देश को यहां से जाकर अपने देश में बनानी होगी स्वास्थ्य नीति। पहला पॉइंट, मतलब अल्मा आटा डिक्लेरेशन फॉर्म के कारण ही स्वास्थ्य नीति सब विकासशील देश अपने अपने देशों में जाकर बनाएंगे। दूसरा पॉइंट, विकासशील देशों में ज्यादातर लोग गरीब होते हैं, 2 वक्त की रोटी मुहैया नहीं होती है, तो फिर स्वास्थ्य वो भी पैसों पर देकर तो निश्चित रूप में ये तो बहुत बड़ी जवाबदारी हो जाती है गरीब लोगों पर। तो क्यों ना इस काम में, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को बेहतर करने के काम में यदि गवर्नमेंट ही मदद करे। बस इसीलिए दरअसल में विकासशील देशों की सरकारों ने ये प्रण लिया कि हम अपने देश में जाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलेंगे, हम अपने देश में जाकर सब हेल्थ सेंटर मतलब उप स्वास्थ्य केंद्र खोलेंगे, और हम सब अपने देश में जाकर निश्चित रूप में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलेंगे। और ये जो केंद्र हैं, यहाँ पर जनसंख्या का मुफ्त इलाज किया जाएगा। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि हर सरकार को अल्मा आटा डिक्लेरेशन फॉर्म में अपने साइन करने के बाद में सबसे पहला काम ये होना है कि अपने अपने देश में जाकर उन्हें स्वास्थ्य नीतियां बनानी है, और स्वास्थ्य नीति बनाने के बाद पहला काम सबको यही करेगा कि गरीबों को हेल्थ फैसिलिटी बेहतर से बेहतर उपलब्ध कराई जाए। उसके लिए ये 3 केंद्र जो हैं, इनको खोलने के लिए WHO के द्वारा बनाई गई, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि अल्मा आटा डिक्लेरेशन फॉर्म में या अल्माटी सम्मेलन में ये बात बोला गया। अब सबसे काम की चीज और सबसे कमाल की बात यहाँ ये है जो आपको याद रखनी है, क्या इस घोषणा पत्र में, 10 सूत्री घोषणा पत्र में क्या इंडिया ने साइन किए हैं? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल साइन किए हैं। तो चूंकि स्वास्थ्य देखभाल के लिए बना ये 10 सूत्री कार्यक्रम, इसमें इंडिया ने भी साइन किए हैं। इसी वजह से इस घोषणा पत्र में भारत के हस्ताक्षर के कारण भारत को अपने देश में क्या बनानी होगी? स्वास्थ्य नीति बनानी होगी। मतलब स्वास्थ्य नीति की अवधारणा बताइए किस घोषणा पत्र से आई? अल्मा एटा घोषणा पत्र से आई। स्वास्थ्य नीति की अवधारणा दरअसल में किस सम्मेलन से आई? अल्माटी सम्मेलन से आई। याद रहेगा ये चीज? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब चलते हैं हम आगे, और अगर हम बात करते हैं कि आज हिंदुस्तान में जो भी स्वास्थ्य नीति चल रही है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं बोर्ड पर देखकर कि हिंदुस्तान में वर्तमान में कौन सी स्वास्थ्य नीति चल रही है? जी हाँ, आप लोगों ने जो कहा एकदम सही कहा। वर्तमान समय में भारत में पहली स्वास्थ्य नीति अच्छे से देख लीजिए कब आई थी, दूसरी स्वास्थ्य नीति अच्छे से देख लीजिए कब आई थी, तीसरी स्वास्थ्य नीति कब आई थी, आज कौन सा समय चल रहा है? 2023। मतलब आज भी हिंदुस्तान में जो वर्तमान में स्वास्थ्य नीति चल रही है वो तीसरी स्वास्थ्य नीति ही है। याद रखिएगा ये चीज। मतलब पहली स्वास्थ्य नीति कब आई? साल 1983 में। दूसरी स्वास्थ्य नीति कब आई? 2002 में। कुछ लोग कहते हैं कि पहली स्वास्थ्य नीति में जो जो बिंदु छूट गए थे, पहली स्वास्थ्य नीति में जिन पॉइंटों को हमने बेहतर नहीं किया था, उन पॉइंटों को बेहतर किया हमने दूसरी स्वास्थ्य नीति में। मतलब दूसरी स्वास्थ्य नीति पहली स्वास्थ्य नीति का सुधरा हुआ रूप है। और फाइनल में जो तीसरी स्वास्थ्य नीति है उसे हम सब किस नाम से जानते हैं? निश्चित रूप में तीसरी स्वास्थ्य नीति जो 2017 में आई थी, यही वर्तमान स्वास्थ्य नीति है। अब चलिए एक एक करके इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि भारत की जो पहली स्वास्थ्य नीति है ये साल 1983 में आई थी। कौन है दरअसल में इस समय प्रधानमंत्री? नो डाउट इस समय भारत के प्रधानमंत्री हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो देश की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री है। सही बोल रहा हूं क्या? देश की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री। एकमात्र महिला प्रधानमंत्री तो नहीं, लेकिन हाँ, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन सी है? निश्चित रूप में इंदिरा गांधी। इसको जरूर याद रखिएगा। अब चलते दूसरे पॉइंट की तरफ। अगर मैं आपसे पूछूं कि साल 1978 में अल्मा आटा डिक्लेरेशन फॉर्म आया था, अल्मा आटा डिक्लेरेशन फॉर्म में इंडिया ने साइन किए थे। मोरारजी देसाई की सरकार थी, और मोरारजी देसाई की सरकार जो है वो 77 से 80 में मतलब कोलैप्स हो जाएगी। 80 में नई सरकार आएगी। किसकी सरकार आएगी? इंदिरा गांधी जी की सरकार। तो इंदिरा गांधी जी की सरकार ने शुरुआत में ये कहा कि मोरारजी देसाई की सरकार ने अल्मा आटा डिक्लेरेशन फॉर्म में साइन किए हैं, लेकिन अब वो सरकार नहीं है, अब नई सरकार आ चुकी है।
कांग्रेस की सरकार आ चुकी है, जनता पार्टी की सरकार नहीं रही। तो अल्मा आटा डिक्लेरेशन कमेटी की ओर से एक फरमान जारी हुआ और उसमें यह कहा गया कि दरअसल में किसी सरकार के साइन नहीं मांगे गए थे, उसमें देश के साइन मांगे गए थे। और यदि किसी भी देश की सरकार ने साइन किए हैं अल्मा आटा डिक्लेरेशन फॉर्म में, मतलब वो देश ने साइन किए हैं, तो उस देश की नैतिक जवाबदारी है अपने लोगों को बेहतर हेल्थ फैसिलिटी दिलाने के लिए कि वो अपने देश में स्वास्थ्य नीतियां बनाए। थोड़ा सा टाइम लगा इस बात को समझने में इंदिरा गांधी को, 81 गया, 82 गया, फाइनल में 1983 में इंदिरा गांधी जी ने पहली हेल्थ पॉलिसी डिक्लेयर कर दी जनता के सामने। इसमें कौन कौन से बिंदु हैं इनको अपन और आगे अच्छे से डिटेल करते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि भारत की दूसरी जो स्वास्थ्य नीति है वो कब आई है, सन 2002 में आई है। और दूसरी स्वास्थ्य नीति जो है वो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में आई थी। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने यूनाइटेड नेशन की सभा में हिंदी में भाषण दिया। अटल बिहारी वाजपेयी वो व्यक्ति हैं जो दरअसल में, अच्छे से देख लीजिए, 25 दिसंबर गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस मनाते हैं। और निश्चित रूप में अटल बिहारी वाजपेयी का सम्मान जो है बहुत सारे राजनीतिक दल के विपक्षी लोग भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने इस तरह के माइलस्टोन भी स्थापित किए हैं अपने रहते। तीसरी स्वास्थ्य नीति जो है वो कहीं ना कहीं 2017-15 मार्च को आई थी। और इस स्वास्थ्य नीति को लाने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आप लोग उनका नाम वर्तमान समय में बहुत अच्छे से जानते हैं। लगभग 2014 से जो पीएम की लगातार कैंडिडेट बने हुए हैं, है ना, और देश को बेहतर ऊंचाइयों की ओर ले भी जा रहे हैं, मतलब नरेंद्र मोदी जी। अब एक एक करके इन स्वास्थ्य नीतियों को डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भारत की जो सबसे पहली स्वास्थ्य नीति है 1983 में आई थी। पीएम कौन था जिसने लाई थी? इंदिरा गांधी जी। ये आपको पॉइंट पता चल गया। अब सवाल पैदा होता है कि पहली स्वास्थ्य नीति जो आई थी वो क्यों आई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको ही पता है कि हेल्थ जो है वो देश की पहली नीड है। हेल्थ सुविधाओं का बेहतर विस्तार किया जाए, इसलिए पहली स्वास्थ्य नीति आई थी। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने एक प्रोग्राम शुरू किया था, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, साल 1975 में। और साल 1975 में इंदिरा गांधी जी ने जो कार्यक्रम शुरू किया था, इसको हिंदी में कहते हैं सामयिक बाल विकास कार्यक्रम। और सामयिक बाल विकास कार्यक्रम देश में शुरू हुआ सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है। सामयिक बाल विकास कार्यक्रम देश में शुरू हुआ सबसे बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है। और एटलीस्ट साल 1975 में इतने बड़े पैमाने पर भारत में स्वास्थ्य और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पोषण को वितरित कराने की व्यवस्था दुनिया की किसी सरकार ने नहीं की थी। तो आईसीडीएस प्रोग्राम में, याद रखिएगा, आईसीडीपी प्रोग्राम में जो इंदिरा गांधी जी ने मोटिव रखा था, क्या मोटिव रखा था? कि हर बच्चे को पूर्ण पोषण मिलेगा, हर बच्चे को 2 वक्त का पूर्ण खाना मिलेगा, हर बच्चे का हेल्थ बेहतर होगा। जो सामयिक बाल विकास कार्यक्रम का लक्ष्य था साल 1975 में, वही लक्ष्य इंदिरा गांधी जी ने अपनी पहली बनाई स्वास्थ्य नीति में भी रखा। याद रखिएगा ये चीज। अब इसके बाद यदि हम चलते हैं आगे, लक्ष्य की बात करते हैं, तो लक्ष्य तो आपको पता ही है कि सभी का स्वास्थ्य बेहतर हो, मतलब विकासशील देशों में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की स्वास्थ्य या प्रत्येक व्यक्ति की हेल्थ बेहतर हो, उसको अच्छी से अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मिले। सरकारें, दोनों सरकारें, चाहे केंद्र चाहे राज्य हो, लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहें। इसलिए दरअसल में आई थी पहली हेल्थ पॉलिसी। मतलब पहली हेल्थ पॉलिसी में कहाँ के लोगों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना था? निश्चित रूप में विकासशील देशों का। करना क्या होगा? विकासशील देशों को हेल्थ पॉलिसी बनाने के बाद अपने देश में ये सेंटर खोलने होंगे। और ये वो सेंटर होते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या उप स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। ये स्वास्थ्य केंद्र में निश्चित रूप में लोग गरीब जाएंगे और गरीब लोग जाकर बेहतर से बेहतर अपना ट्रीटमेंट पाएंगे। निःशुल्क या काफी कम पैसे देकर वो अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं। तो इस तरह से पहली स्वास्थ्य नीति का ये मोटिव था, ये मेन मकसद था। जो पॉइंट को हमने डिस्कस किया यही प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इनको आपने याद रखना। अच्छा, अब इसके बाद चलते हैं आगे।
दूसरी स्वास्थ्य नीति कहते हैं कि जो पहली स्वास्थ्य नीति में थोड़ी बहुत कमियां रह गई थी उनको दूर करके दूसरी स्वास्थ्य नीति को पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने तत्काल सामने रख दिया था। कुछ ज्यादा उसमें बात करने लायक चीज नहीं थी, इसलिए अपन ने सिर्फ और सिर्फ इस दूसरी स्वास्थ्य नीति कब आई, किसके शासनकाल में आई, सिर्फ और सिर्फ ये रखा। अब जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तीसरी स्वास्थ्य नीति या तीसरी हेल्थ पॉलिसी। तो तीसरी हेल्थ पॉलिसी किसने प्रस्तावित की थी? नरेंद्र मोदी ने। तीसरी हेल्थ पॉलिसी की थीम क्या थी कि जो रोगी व्यक्ति आया है हॉस्पिटल्स तक या केंद्रों तक, सिर्फ उसकी देखभाल ना करना, मतलब उसकी देखभाल तो करना। यदि कोई व्यक्ति आए कि बुखार है, सर्दी है, जुकाम है ना, कोई दिक्कत परेशानी में है, लीवर किडनी कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उसकी देखभाल तो करनी करना, मतलब बीमार की देखभाल तो करनी करना। साथ ही साथ में उस व्यक्ति को कोई एक्स्ट्रा बोझ ना पड़े, उस व्यक्ति को कोई दिक्कत ना हो, उस व्यक्ति की पूरी फैमिली में यदि और भी कोई संक्रमित व्यक्ति हो या रोगी व्यक्ति हो तो उसका भी दरअसल में मुफ्त इलाज हो। मतलब केवल बीमार की देखभाल नहीं होगी, पूरे बीमार के परिवार की स्वास्थ्य को बेहतर करने की जवाबदारी अब गवर्नमेंट की है। इसलिए तो शायद आपने सुना होगा एक योजना आई है ना, जो बीमा पर आधारित है, 5 लाख तक का फ्री बीमा हो जाता है, आयुष्मान योजना। तो ये सब वही चीजें हैं। तो आपको याद रखना है कि केवल बीमार की देखभाल करना मकसद नहीं है कि जो रोगी हॉस्पिटल आ रहा है सिर्फ उसको हमने ठीक कर दिया, ना जी ना। रोगी जिस घर से आ रहा है उस घर की भी स्थिति को हमको बेहतर से बेहतर करना है, हेल्थ की फील्ड को ध्यान में रखते हुए। मतलब यदि उस घर में कोई गर्भवती महिला है, वो बच्चे को जन्म देने वाली है, तो गर्भवती महिला को भी बेहतर पोषण मिले, गर्भ में पल रहे बच्चे को भी अच्छा पोषण मिले, फिर आगे चल के उसको शिक्षा मिले, फिर गर्भवती महिला गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहुंचकर ही प्रसव करे, तो ये कहलाता है बीमार का कल्याण। तो जिसको आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज में से एक है। अब थीम जो है वो तो ठीक है, मेन चीज क्या हुई, लक्ष्य क्या हुआ तीसरी हेल्थ पॉलिसी का? तो तीसरी हेल्थ पॉलिसी का लक्ष्य है कि समाज में जो गरीब लोग हैं, समाज में जो दबे कुचले लोग हैं, समाज में जो नासमझ हैं हेल्थ के लिए, सीधी सी बात करें तो उन आम आदमियों को भी हेल्थ सेक्टर पर गवर्नमेंट की ओर से प्रॉमिसेस हो, भरोसा हो। मतलब आम आदमी को भी अपने स्वास्थ्य को लेकर केंद्रों में जाकर इलाज कराने में उतना ही भरोसा हो जितना बड़े लोग जो हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स या प्राइवेट सेंटर में जाकर भरोसा पाते हैं। और काफी हद तक गवर्नमेंट ने बहुत सी बीमारियों में लगाम लगाकर इस पॉइंट को जो है सार्थक भी किया है। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि आम आदमी की हेल्थ बेहतर हो, आम आदमी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सके, इसके लिए दरअसल में स्वास्थ्य केंद्रों पर मूलभूत सुख सुविधाओं के अलावा और भी एडवांस सुख सुविधाएं मुहैया कराई जा रही। तो इस तरह से ये तीसरी स्वास्थ्य नीति का जो है वो क्या हुआ, कॉमन पॉइंट हुआ। अब इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो हिंदुस्तान में यदि अल्मा आटा डिक्लेरेशन फॉर्म आया, उस पर भारत ने साइन किए, अलमाटी सम्मेलन हुआ 78 में, तो यहाँ से स्वास्थ्य नीति की अवधारणा आई और यहीं से सब देशों ने अपने अपने देशों में जाकर, है ना, पीएचसी, सीएचसी और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या सब हेल्थ सेंटर बनाने शुरू किए। क्या इससे पहले भी 1978 से पहले भी इंडियन गवर्नमेंट ने इस तरफ ध्यान दिया था? आप पाएंगे कि हमें आजादी नहीं मिली थी और उससे ठीक पहले कैबिनेट मिशन भारत आया था 46 में, क्योंकि कैबिनेट मिशन ने ये स्टेटमेंट बोल दिया था। कौन सा स्टेटमेंट बोल दिया था कैबिनेट मिशन ने? कि हम भारत को जल्दी ही स्वतंत्र कर देंगे, बस इंडियन अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ करना स्टार्ट कर दें, जिसके लिए संविधान निर्मात्री सभा के गठन की बात भी बोली गई थी। आप लोग ये पॉलिटी में अच्छे से पढ़ते हैं। और एक चीज मैं बता दूं, आज का सेशन ज्यादातर पॉलिटी से ही रिलेटेड होगा, आगे की स्लाइडों में आप ये चीज एकदम साफ सुथरी देखेंगे। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 46 में कैबिनेट मिशन आया, 47 में हमको आजादी मिली। 47 में आजादी मिल रही है, उससे ठीक पहले 46 में जब कैबिनेट मिशन आया, संविधान निर्मात्री सभा का गठन की बात बोली गई, तो पंडित नेहरू को एक चीज साफ साफ समझ में आ गई कि बस कुछ समय में हिंदुस्तान में लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनेगा। और सबसे पावरफुल लीडर में से कहीं ना कहीं नेहरू जी का भी नाम था। तो नेहरू जी को लगा कि आगे चल के देश की बागडोर मेरे हाथों में होगी। तो उन्होंने, अच्छे से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोल रहा हूं, उन्होंने डॉक्टर भोरे के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई और उस कमेटी को जवाबदारी दी कि इंडिया में आप जाएं
जगह जगह पर जाकर दौरा करें, सर्वे करें और बताएं कि इंडिया में लोगों को बेहतर करने के लिए कौन कौन सी फील्ड में हम काम कर सकते हैं या क्या क्या बेहतर करने के लिए इंडिया के लोगों को हम कर सकते हैं। जबकि उस समय इंडिया में जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही थी, अस्वच्छता काफी ज्यादा थी, पढ़ाई लिखाई तो लगभग ना के बतौर ही थी, मतलब बहुत सारी फील्डें खुली हुई थी जहां पर ये काम कर सकती थी। लेकिन भोरे समिति के सदस्यों ने भारत के कोने कोने में जाकर जब चीजें नोटिस की तो लगभग लगभग 6-7 महीनों के बाद सबके जो पॉइंट थे वो एक टेबल पर कॉमन आए कि हिंदुस्तानी लोगों के पास में 2 वक्त की रोटी नहीं है ढंग से। कुछ गरीब लोग तो एक वक्त का ही खाना खा पा रहे हैं, कुछ लोग तो भूखमरी का शिकार हैं, और इस दौरान यदि परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ जाता है तो निश्चित रूप में पूरी जमा पूंजी जो है उस बीमार व्यक्ति के संरक्षण में चली जाती है। कहने का सीधा सा मतलब हुआ ये कि यदि सरकार हेल्थ फैसिलिटी अपनी ओर से हम गरीबों को दे, हेल्थ फैसिलिटी बेहतर से बेहतर करके गरीब लोगों तक यदि गवर्नमेंट पहुंचाए तो निश्चित रूप में गरीब जनता पर महंगाई का बोझ कम हो सकता है, गरीब जनता बेहतर तरीके से एफर्ट लगाकर आगे बढ़ सकती है। मतलब भोरे समिति ने सबसे पहली बार हिंदुस्तान के लोगों की हेल्थ बेहतर रहे, इसके लिए साल 1946 में ही भोरे समिति ने कह दिया था कि हिंदुस्तान के लोगों का यदि स्वास्थ्य बेहतर करना है, स्पेशली कमजोर दबे कुचले वर्ग के लोगों का, तो कहीं ना कहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए। और इन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में गरीब जो लोग हैं, है ना, वो आकर निःशुल्क इलाज ले सकते हैं। तो इस तरह से गवर्नमेंट का भी दरअसल में रिस्पॉन्सिबिलिटी जनता के लिए हो जाएगी। जिस भोरे समिति की बात हम कर रहे हैं, भोरे समिति सबसे पहली स्वास्थ्य समिति मानी जाती है जिसने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत में बहुत से क्रांतिकारी सुधारों को जन्म दिया था। और अगर हम कहें कि जिस स्वास्थ्य नीति की बात अलमाटी सम्मेलन में सबसे पहली बार गूंजी थी, उस सम्मेलन वाली बात को साल 1946 में भोरे समिति ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि अगर स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र भारत में बनते हैं या इस तरह के केंद्र भारत में बनते हैं तो लोगों की हेल्थ बेहतर होगी। और लोगों की हेल्थ बेहतर होगी तो क्यों ना भारत स्वास्थ्य नीति बनाए। हम कब तक WHO के ऊपर आश्रित रहेंगे? हमारी गवर्नमेंट को, हमारी सरकारों को भी तो हमारे देश के लोगों की भलाई के लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। बस था क्या। कहने का मतलब है ये अलमाटी सम्मेलन से पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना और अलमाटी सम्मेलन से पहले भारत में स्वास्थ्य नीतियां बनने की बात सबसे पहले भोरे समिति ने ही कही थी। इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में स्वास्थ्य सुधार के लिए सबसे पहली गठित स्वास्थ्य समिति कौन सी थी? आंसर है भोरे समिति 1946। भोरे समिति के बाद भी और कुछ समितियां बनी हैं जिन्होंने समय समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे बेहतर हों इस संबंध में अपने विचार दिए हैं। तो आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनमें से कौन स्वास्थ्य समिति नहीं है, या आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें से कौन स्वास्थ्य समिति है, विचार प्रस्तुत कीजिए। तो फिर आपको बताना होगा सोखे समिति, याद रखिएगा 1948 में आई थी। फिर उसके बाद मुदलियार समिति आई 1962 में। याद करिए हिंदुस्तान में क्या बन रहा है 1962 में? इनकोस्पार, इसरो का स्टार्टिंग नेम इनकोस्पार ही था, है ना। और 1962 में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना भी होती है। 1963 में चड्डा समिति ने भी हेल्थ को बेहतर करने के लिए अपनी रिपोर्ट दी थी। करतार समिति और लास्ट में श्रीवास्तव समिति। तो श्रीवास्तव समिति ने भी साल 1975 में ग्रामीण समुदाय या लोगों के हेल्थ को बेहतर करने के लिए भी स्वास्थ्य नीति बनाने की वकालत की थी। और बस आप देखते हैं कि 3 साल बाद अल्मा एटा सम्मेलन होता है जिनमें अलमाटी घोषणा पत्र में सभी विकसित देश साइन करके अपने देश में स्वास्थ्य नीतियां भी बनाते हैं और स्वास्थ्य केंद्र भी बनाते हैं। तो कहने का मतलब है कि हिंदुस्तान ने इस दिशा में पहले ही गठित समितियों के माध्यम से प्रयास करने शुरू कर दिए थे। तो इस तरह से आपको चीजें याद रखनी।
अब इसके बाद जो ये सेगमेंट आप देख रहे हैं, ये सेगमेंट आप पढ़ेंगे, पहले मैं आपको एकदम क्लियर कर दूं कि इस सेगमेंट का जो रिलेशन है, हमारा चैप्टर है स्वास्थ्य नीति और स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो स्वास्थ्य नीतियों और स्वास्थ्य कार्यक्रमों को कहीं ना कहीं भारतीय संविधान में भी जगह दी गई है। तो मेरा मकसद आपको पॉलिटी पढ़ाना नहीं है, मेरा मकसद पॉलिटी में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं या जो भी स्वास्थ्य से रिलेटेड पॉइंट है, सिर्फ उनको क्लियर कराना मेरा मकसद होगा। तो जो भी आपके रिस्पेक्टेबल टीचर हैं जो पॉलिटी पढ़ाते हैं, आप उनसे बेहतर पढ़िए, क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा अच्छे से जानकार हैं, वो मेरे से ज़्यादा अच्छे से पढ़ा सकते हैं। निश्चित रूप में मैं सिर्फ और सिर्फ जो अपने मकसद की चीज़ें हैं वो आपको बता रहा हूँ। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले लिखा हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यदि हम एक बुक समझें, तो जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यदि हम उसको एक बुक के जैसा माने कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक लिखित दस्तावेज है ना, ब्रिटेन वो देश है जिसका लिखित दस्तावेज ही नहीं है संविधान के रूप में, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है वो अगर मान लो एक किताब है, तो जिस तरह से किताब में पेजेस होते हैं उसी तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद हैं? 395 आर्टिकल। एक किताब में 395 पेजेस में हम उनको अच्छे से पढ़ सकें, हर पेज का सुव्यवस्थित अध्ययन कर सकें, हर पेज में लिखी हुई बातों को गहराइयों से समझ सकें, इसलिए हम पेजों को अच्छे से पढ़ सकें, अच्छे से समझ सकें, हम किताब को डिवाइड कर लेते हैं भागों में। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, अगर आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ी होगी, भारतीय संविधान में आज के समय पे कितने भाग हैं। अब याद रखिएगा, अब ये 22 भाग नहीं है, ये जानबूझकर मैंने गलत लिखा, इसमें कोई स्टूडेंट कमेंट करके ये चीज बताता, लेकिन अब चूंकि लेक्चर स्टार्ट हो गया है, मैंने आपको बता दिया कि आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स नहीं है, अब बढ़ चुके हैं। कितने भाग हो चुके हैं आप बताएंगे। तो ये मैं यहाँ मार्क कर दे रहा हूँ, ये आपके हवाले छोड़ रहा हूँ जिसमें आप बताएंगे। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे मेरे को, ये चीज अब सही नहीं है, तो राइट जो चीज है वो क्या है। ठीक है, अच्छा शेड्यूल कितनी है, अनुसूचियां कितनी है, तो निश्चित रूप में वो 12 ही है। जैसे अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा, जैसे किसी किताब में लेसन होता है, लेसन में शुरुआत में समरी होती है, एंड में इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं या महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, तो जिस तरह से महत्वपूर्ण बिंदु पूरे पाठ का सारांश होते हैं, उसी तरह से अनुसूचियां भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सारांश या महत्वपूर्ण बिंदु है या महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब यदि आपसे मैं बात करूं कि इन अनुच्छेदों में ज्यादातर इनके बारे में ही चर्चा है, मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहीं ना कहीं किनको सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई है, मूल अधिकारों को। तो याद रखिएगा, जो मूल अधिकार होते हैं वो भारतीय संविधान के किस भाग में है, ये आपके लिए क्वेश्चन, हालांकि ये सब पॉलिटी की रिवीजन है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में आपको मूल अधिकार मिलेंगे, निश्चित रूप में 12 से 35 में। अगर मैं पूछूं कि मूल अधिकार कहाँ से हैं, निश्चित रूप में अमेरिका से हैं। मूल अधिकारों को लागू कराने की जवाबदारी सुप्रीम कोर्ट की है ना, और निश्चित रूप में केंद्र सरकार भी इसमें क्या करती है, मदद करती है। मतलब केंद्र सरकार की जवाबदारियों में या केंद्र सरकार की नैतिक जवाबदारियों में कहीं ना कहीं ये चीज आएगी, मूल अधिकारों को लागू कराने में न्यायालय व्यवस्था के साथ आगे बढ़ना। क्लियर है ये चीज? अच्छा, अब इसके बाद चलते हैं नीति निर्देशक तत्व। तो आपने ये चीज तो पढ़ी होगी कि नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका वर्णन किया गया है। टोटल नंबर कितना है डीपीएसपी का? 16। डीपीएसपी में सबसे पहली बार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सार्थक बताया गया है। मतलब किसी भी राज्य को यदि आगे बढ़ना है राम राज्य के तरीके से, कल्याणकारी राज्य के तरीके से, तो निश्चित रूप में डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्वों के जरिए वो अपने राज्य को राम राज्य बना सकता है। तो कल्याणकारी राज्य के रूप में पहला वर्णन लिखित इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी में मिलता है, और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा दूसरी हमको मिलती है भारतीय प्रस्तावना में, प्रियम्बल में। तो भारतीय प्रस्तावना में और
निश्चित रूप में डी डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, है ना, में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा मिलती है। अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड से। आयरलैंड ने किससे कैप्चर किया? स्पेन से। तो ये सब आपको पता होंगे, नहीं पता होंगे तो समझ लीजिए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि किस व्यक्ति की सिफारिश पर, किस व्यक्ति के रिकमेंडेशन पर दरअसल में हमने भारतीय संविधान में या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी को ऐड ऑन किया है? देख लीजिए, तेज बहादुर सप्रू। जबकि मूल कर्तव्य जिनको हमने रशिया से कैप्चर किया है, ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4 कामे और अनुच्छेद 51A में वर्णित है। कहने का मतलब ये, मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं यही बना देता हूं एकदम छोटी सी चीज। सरकार जनता की भलाई के लिए काम करती है। यहाँ सरकार का मतलब केंद्र सरकार हो गया और राज्य सरकार हो गया। केंद्र सरकार जनता की भलाई के लिए मूल अधिकारों को वितरित करने का काम करती है, उनको ये राइट देती है। राज्य सरकारें डीपीएसपी लागू कराकर बेहतर से बेहतर कल्याणकारी राज्य बनाने में निश्चित रूप में जनता का साथ देती हैं। तो जनता की भी तो नैतिक जवाबदारी है दोनों सरकारों के लिए। क्या सिर्फ सरकार की जवाबदारी है जनता के लिए? जनता की नैतिक जवाबदारी है कि वो भी सरकार की बातों को माने, सरकार की बातों का पालन करे। इसलिए लोगों की नैतिक जवाबदारी संविधान में इंक्लूड होती है मूल कर्तव्य के रूप में। तो मूल कर्तव्य जो है, जहां पर भाग 4 खत्म होता है, उसी में हमने उसकी पूंछ बना के 4A ऐड ऑन किया है, और डीपीएसपी का लास्ट जो अनुच्छेद है 51, उसी की पूंछ बनाई है 51A, और निश्चित रूप में हमने मूल कर्तव्यों को ऐड कर दिया। अब आप बोलोगे सर ये इतनी पॉलिटी आप पढ़ा क्यों रहे हो, जबकि इतनी पॉलिटी की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप चलते हैं उस पॉइंट की ओर। यदि मैं इसको डायरेक्ट रखता आपके सामने तो शायद आपको कुछ नहीं पल्ले पड़ता, या उन स्टूडेंट को नहीं समझ में आता जो जिनका थोड़ा सा बेसिक कमजोर है। लेकिन अब उनको भी समझ में आएगा जो निश्चित रूप में जिनकी स्ट्रेंथ है, उनको भी अच्छे से समझ में आएगा जिनका निश्चित रूप में सब्जेक्ट पे कमांड है। सबसे पहले बात करते हैं केंद्र सरकार। संविधान के भाग 5 में देखने को मिलते हैं आपको इनके बारे में अमेंडमेंट, इनके बारे में जो भी अनुसूचियां हैं, अनुसूची कह रहा हूं, अनुच्छेद जो है वो आपको 5 में मिलेंगे। राज्य सरकार से संबंधित जानकारी भाग 6 में मिलेगी। अच्छा, अब ध्यान से सुनिएगा, क्या आप मुझे किसी ऐसी अनुसूची के बारे में बता सकते हैं जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो है अपने शक्तियों का बंटवारा अलग अलग सुनिश्चित करती हैं कि केंद्र सरकार इन सब्जेक्ट पर कानून बना सकती है, जैसे रक्षा हो गया, डिफेंस हो गया, है ना, आपका परमाणु ऊर्जा हो गया, है ना, दूसरे देशों से अंतर्राष्ट्रीय बातचीत हो गई, तो ये केंद्र सरकार की विषय वस्तु है, केंद्र सरकार इन पे कानून बना सकती है। राज्य सरकार किन किन सब्जेक्ट पे कानून बना सकती है, इस तरह से ऐसे कौन से विषय होंगे जिनको कंकरेंट लिस्ट में शामिल किया है, उन पे केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि भारत के संविधान में जो 12 अनुसूची है, उनमें जो अनुसूची नंबर 7 है, उसी अनुसूची में केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियों के बीच विभाजन है। और इसी विभाजन में, अच्छे से सुनिए, क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, जो राज्य सरकार है वो इन 3 सब्जेक्ट पर कानून बना सकती है। और जब आप इन 3 सब्जेक्टों को बहुत अच्छे से देखेंगे तब आप पाएंगे यार ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट तो हेल्थ से रिलेटेड हैं। तो यही तो क्वेश्चन था मेरा, अगर यही मैं स्टार्टिंग में पूछता तो शायद इतना बेसिक क्लियर नहीं होता। अब आप मुझे बताइए, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में राज्य सरकार को इतना पावर दिया गया है कि वो जन स्वास्थ्य, अस्पताल और सफाई जैसे मुद्दों पर कानून बना सकते हैं? तो कहने का सीधा सा मतलब है अनुसूची नंबर 7। ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं? तो आपके मुंह से सबसे पहला आंसर निकलेगा शिक्षा। जी हाँ, हमारे मूल संविधान में शिक्षा राज्य सरकार की विषय वस्तुओं में आता था, लेकिन साल 1976 42वां संविधान संशोधन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, 42वें संविधान संशोधन में शिक्षा को समवर्ती सूची में लाके खड़ा कर दिया गया। इसका हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है शिक्षा का, आप इस पॉइंट को भूल जाओ क्योंकि ये पॉइंट आपको बन गया। अब जो ऊपर लिखा है शिक्षा के और शिक्षा के जो नीचे लिखा है उसको अच्छे से पढ़िए, आपके लिए वो क्वेश्चन है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार कल्याण
आर्थिक नियोजन और परिवार नियोजन, ये 4 सब्जेक्ट जो हैं इन पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी। और ये चारों के चारों सब्जेक्ट, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार कल्याण, आर्थिक नियोजन और परिवार नियोजन, कहीं ना कहीं हेल्थ से जुड़े हुए मुद्दे हैं। तो यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बना सकती है ए केंद्र सरकार बी राज्य सरकार, सी दोनों डी में से कोई नहीं, तो शायद आप समझ गए होंगे क्योंकि संवर्ती सूची के विषय में आता है इसलिए दोनों बना सकती है, ऐसा आपको याद रखना है। अब बात करते हैं मूल अधिकारों की। मूल अधिकार दरअसल में अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। हर व्यक्ति को, जैसे कोई व्यक्ति मान लो पैदा होता है, कोई व्यक्ति पैदा होता है तो गवर्नमेंट की ओर से सबसे पहले उसको, या कोई व्यक्ति यदि पैदा होता है तो बताइए सबसे पहले उसको क्या मिलता है? उसके परिवार के लोग उसे नाम देते हैं, उसके परिवार के लोग उसे पहचान देते हैं, उसके परिवार के लोग उसे जाति धर्म संप्रदाय का ठप्पा देते हैं। इसी तरह से जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी उसको गिफ्ट के रूप में कुछ अधिकार देता है जो मूल अधिकार होते हैं। और उन मूल अधिकारों में से आर्टिकल नंबर 21 आप भी जानते होंगे, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब हर व्यक्ति को अपना जीवन जीने का अधिकार है, चाहे वो गे हो, चाहे लेस्बियन हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, है ना। हर व्यक्ति को अपना जीवन जीने का अधिकार है। इसी अधिकार को यदि आप अच्छे से टटोलेंगे, यदि इसी अधिकार को आप बहुत अच्छे से देखेंगे, तब आप पाएंगे कि आप जो हैं, आपका मतलब आपकी हेल्थ, तो आपकी हेल्थ को बेहतर बनाया जाएगा। लेकिन यदि कभी गंदा पानी आ रहा है कहीं से, जनरली नदियों वगैरह से कैसा पानी आता है? अस्वच्छ पानी आता है। यदि आप उनको पीते हैं तो नदियों को जिन्होंने अस्वच्छ किया है, मतलब कॉरपोरेट सेक्टर या इंडस्ट्रियां बड़ी बड़ी, जिनका इंडस्ट्रियल वेस्ट पानी में डाला जाता है और वो नदी पोल्यूटेड हो जाती है, और उसी पोल्यूटेड नदी का जल का सेवन जब हम करते हैं तो हम भी बीमार हो जाते हैं। तो ये हमारी नैतिक जवाबदारी नहीं है, ये केंद्र सरकार की नैतिक जवाबदारी है। याद रखिएगा कि वो उस नदी को साफ रखे, क्योंकि उस नदी से हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। इसी तरह से यदि कोई फैक्ट्री एयर पोल्यूटेड करती है और हमको यदि संबंधित कोई प्रॉब्लम आ गई श्वसन संबंधी उसी पोल्यूशन के कारण, तो बस डॉक्टरी दस्तावेज में यदि हम ये क्लियर करा लें कि हमको जो परेशानी आ रही है वो इस पोल्यूशन के कारण आ रही है और इस पोल्यूशन के लिए ये फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, आपके आर्टिकल नंबर 21 का हनन हो रहा है, बस निश्चित रूप में जो भी संबंधित सरकार है वो आपके फेवर में ही फैसला सुनाएगी। और कई बार तो ऐसा होगा कि संबंधित कंपनीज को बंद भी होना पड़ेगा। मतलब आपके हाथ इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस है अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, जिसमें पर्यावरण के घटकों को दूषित नहीं कर सकता है कोई, क्योंकि पर्यावरण के घटकों के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हैं, अपनी हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। और कोई भी चीज यदि पर्यावरण को दूषित कर रही है तो कहीं ना कहीं वो आपको भी हेल्थ पर इफेक्ट डाल रही है। तो इसीलिए आर्टिकल नंबर 21 में आपने देखा होगा कि जैसे किसी बिल्डिंग के बनने पर, जैसे मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है, समझिए सिंपल तरीके से एक बिल्डिंग है, ये एक बड़ी बिल्डिंग उसी के सामने बन गई। सूर्य का प्रकाश जो है वो इस बिल्डिंग तक नहीं पहुंच रहा है। अगर ये बिल्डिंग आर्टिकल नंबर 21 का हनन माने, हमको जीवन की मूलभूत सुख सुविधाओं में या प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में सूर्य की रोशनी हमारे लिए अनिवार्य है, निश्चित रूप में स्ट्रॉन्ग केस है। और इस केस में कहीं ना कहीं जो ये है ये ढाया भी जा सकता है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 21 के राइट का हनन हो रहा है। तो इस तरह से प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की खुशबू और स्वास्थ्य की महक भी हमको आती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार स्वास्थ्य से संबंधित है और आर्टिकल नंबर 21 अगर हो तो आप उसे टिक कर जाएंगे। इसी तरह से जो डीपीएसपी होता है, राष्ट्र के नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं, राज्य सरकार की नैतिक जवाबदारी होती है कि लोगों की भलाई के लिए, है ना, राम राज्य के लिए दरअसल में इनको वो लागू करे। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि राज्य सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू ही करे।
ये राज्य सरकार की नैतिक जवाबदारियों में आता है डीपीएसपी को लागू कराना, मतलब 16 आर्टिकल को लागू कराना। लेकिन अगर किसी आर्टिकल को लागू नहीं करती राज्य सरकार तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप ऐसी दलीलों को कोर्ट में लेकर जाएंगे जो डीपीएसपी की कैटेगरी में आती है और स्टेट गवर्नमेंट उसको फॉलो नहीं कर रही है, तो जैसे ही जज देखेगा कि डीपीएसपी का मामला है वो फाड़ के फेंक देगा। कहने का सीधा सा मतलब है डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है। डीपीएसपी जो है वो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की विषय वस्तु ही नहीं है, ये तो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के कार्य क्षेत्र की विषय वस्तु है। और स्टेट गवर्नमेंट यदि बेहतर तरीके से काम करेगी जनता की भलाई के लिए तो निश्चित रूप में जनता अगले आने वाले इलेक्शंस में उसको फिर से क्या करेगी, जिताएगी। तो ये तो सरकार मतलब स्टेट गवर्नमेंट और लोगों के बीच की दरअसल में समझ है कि नीति निर्देशक तत्व फायदे में है कि लोगों के घाटे के लिए है, लेकिन याद रखिएगा वाद योग्य नहीं है। अगर मैं बात करूं आर्टिकल नंबर 47 की, तो आर्टिकल नंबर 47 जो कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, महात्मा गांधी ने इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ड्रॉ करने के लिए बोला था और बाद में ये ड्रॉ हुआ भी। आर्टिकल नंबर 47 में कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट आता है कि शराबबंदी पर रोक लगाई जाए, लेकिन राज्य सरकार ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि ये डीपीएसपी में आता है और डीपीएसपी में आता है और सबसे बड़ा रेवेन्यू तो दरअसल में कौन जनरेट करके देता है, कहीं ना कहीं लिकर इंडस्ट्री। तो इसी वजह से भी ये एक इम्पॉर्टेंट पहलू है। लेकिन आपने देखा होगा कि कई बार झुग्गी झोपड़ियों में या कई बार लोगों की बस्तियों के बीच में ही शराब यदि मिलने लगती है, लोग विरोध करते हैं, तो सरकार जो है वो संबंधित उस इंडस्ट्री को बोल देती है या संबंधित उस दुकान को थोड़ा सा बाहर खोलने को बोल देती है, उसे बंद नहीं कराती क्योंकि रेवेन्यू जनरेट है ऐसा। तो इसी आर्टिकल में जो महात्मा गांधी जी ने बताया था कि राज्य सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए ताकि लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठे। लोगों का जीवन स्तर ऊपर कब उठेगा, याद रखिएगा, जब लोगों को अच्छा भोजन मिलेगा। जब लोगों को अच्छा भोजन मिले, जब लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठे, ऐसे प्रयास राज्य सरकार को करने चाहिए। और इस तारतम्य में, इस परिप्रेक्ष्य में कि उचित पोषाहार और उच्चतम जीवन स्तर लोगों को मिले, यदि किसी घर में शराब पी जाती है किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी भी महिला के द्वारा, तो ऐसा घर कभी भी उच्चतम जीवन स्तर को प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि महात्मा गांधी का ऐसा मानना था कि जिस घर में शराब का सेवन होता है या जो लोग शराब पीते हैं, निश्चित रूप में शराब को लेकर पति और पत्नी के बीच में अक्सर करके लड़ाई झगड़ा होता होगा। लड़ाई झगड़े में कई बार मारपीट की नौबत ऐसी आ जाती होगी कि मोहल्ले वाले लोग भी उसमें शिरकत करते होंगे और फिर इस तरह की बातचीतें शुरू होती हैं कि यार वो घर के जो संबंधित व्यक्ति हैं या संबंधित जो महिला हैं वो दरअसल में इस तरह के कृत्य कर रही हैं। मतलब समाज में उनकी जो छवि है वो निगेटिव होनी शुरू हो जाती है। और याद रखिएगा ये चीज, WHO का जो कार्य है उसमें सिर्फ WHO शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर करने की दिशा में नहीं कोशिश करता है, मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने की दिशा में कोशिश नहीं करता है, सामाजिक स्वास्थ्य को भी बेहतर करने की दिशा में कोशिश करता है। यदि आप घर से बाहर निकल रहे हैं और लोग आपको गाली दे रहे हैं तो निश्चित रूप में आपका सामाजिक स्वास्थ्य बेहतर नहीं हुआ। इसी तरह से जो लोग शराब का सेवन करते हैं उनके घर की हालत सही नहीं होती है, उनका घर जीता जागता जहन्नुम होता है। इसी तरह का स्टेटमेंट खोला गया है महात्मा गांधी के द्वारा। इसीलिए शराब पर तत्काल प्रभाव से बैन लगा दिया जाए व्यक्ति के द्वारा, क्योंकि उस व्यक्ति के कारण परिवार की सुख शांति समृद्धि बाधित हो रही है, उस परिवार की जो निश्चित रूप में सामाजिक स्वास्थ्य है वो दरअसल में कहीं ना कहीं हानित हो रहा है। इसलिए ऐसे लोग शराब का सेवन ना करें अगर वो सच में अपने फैमिली से प्यार करते हैं। तो महात्मा गांधी के कहने पर ही दरअसल में ये जो आर्टिकल नंबर 47 है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एड ऑन किया था। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, रोजगार की गारंटी, अच्छे से सुन लीजिएगा, रोजगार की गारंटी देने के लिए आर्टिकल नंबर 47 आया था, 43 आया था, जिसमें बोला गया है मनरेगा के बारे में, है ना। शुरुआत में नरेगा नाम था, फिर मनरेगा नाम था, और रोजगार गारंटी अधिनियम में जो नरेगा आया था 2005 में, इसी को 2010 में बदलकर मनरेगा कर दिया। तो ये आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं।
मेरा सिर्फ आपसे ये कहना है कि क्या नरेगा और क्या मनरेगा स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की दिशा में कदम है? 100 डे का रोजगार फिक्स हुआ तो 100 डे का खाना फिक्स हुआ, खाना यदि फिक्स हुआ तो निश्चित रूप में स्वास्थ्य भी फिक्स हुआ। जी हाँ, इनमें से कौन सा अनुच्छेद स्वास्थ्य से संबंधित नहीं है? 43 होगा ही होगा। याद रहेंगे ये चीजें ऐसे। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आते हैं। मतलब आप ये मत समझिएगा कि मैं कोई पॉलिटी का टीचर हूं, क्योंकि अब तो और भी खतरनाक चीज, मैं कोई पॉलिटी का टीचर नहीं हूं, मैं अपने सब्जेक्ट का टीचर हूं, स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो स्वास्थ्य का डायमेंशन जहां जहां हो सकता है मैं वहां वहां से चीजों को क्लियर कर कर आपको बताने की कोशिश करूंगा। जैसे पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, मतलब 73वें संविधान संशोधन में। जो नरसिंह नाराव जी थे, है ना, आपने सुना होगा, नरसिंह नाराव प्रधानमंत्री थे। 1993 में जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने 24 अप्रैल को साइन किए विधेयक पर कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, और बस 24 अप्रैल को तब से ही हम क्या मनाने लगे? पंचायती राज दिवस। अब मेरा सवाल ये है आपसे, जो इस स्लाइड को बताने का मेरा मकसद था, यदि पंचायतों को हमने संवैधानिक दर्जा दिया है, अच्छे से समझिएगा मेरी बात, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। यदि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया है हमने, तो निश्चित रूप में संविधान के किस भाग में पंचायतों का जिक्र होगा? भाग 9। किस अनुसूची में पंचायतों के बारे में इंफॉर्मेशन होगी? 11। कौन से अनुच्छेद में इनके बारे में बातें की गई हैं? आर्टिकल 243। और आर्टिकल 243 को जब हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आप पाओगे पंचायतों को संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं। इसका मतलब है पंचायतों को टोटल इतने सब्जेक्ट दिए गए हैं, और इतने सब्जेक्टों में से एक सब्जेक्ट हेल्थ भी है, जिस पर पंचायत कानून बना सकती है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देता है? 73वां संविधान संशोधन, जिसमें पंचायतों को हमने क्या दिया है? क्या दिया है? अधिकार दिया है कि स्वास्थ्य संबंधी विषय वस्तुओं पर भी पंचायत कानून बना सकती है। जैसे कोरोना के टाइम पे आपने देखा होगा कि जैसे ही आप गांव में जाते होंगे तो एक स्कूल था जहां आपको 14 दिन तक क्वारंटीन रहना पड़ता रहा होगा। उसकी पूरी व्यवस्था सरपंच और सचिव साहब करते थे, इसी चीज को लेकर, क्योंकि जो स्वास्थ्य है वो इसके अंतर्गत आता है। आपके गांव वगैरह में साफ सफाई नहीं होती तो निश्चित रूप में आप इस चीज के लिए सरपंच और सचिव को बोल सकते हैं, क्योंकि स्वच्छता भी दरअसल में ग्राम पंचायतों को दिए गए अधिकार क्षेत्र की ही विषय वस्तु है। इसी तरह से परिवार का कल्याण, जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड नीतियां आ रही हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की, ये निश्चित रूप में उनको बेहतर करने की कोशिश करेगा। कौन? 73वां संविधान संशोधन। तो यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि 73वां संविधान संशोधन में पंचायतों को हमने संवैधानिक दर्जा दिया है, तो क्या नगर पंचायतों को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया है? बिल्कुल, 74वां संविधान संशोधन में। और 74वां संविधान संशोधन जो है, याद रखिएगा, 1 जून 1993 से लागू हुआ था। वो कब से लागू हुआ था? 24/4 से। ठीक है। अच्छा, प्रधानमंत्री कौन है? पीवी नरसिंह राव, ये तो आपको पता है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नगर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देकर भाग 9 का में जोड़ा गया है। 12वीं अनुसूची इसके लिए बनाई गई है। यहाँ 11वीं अनुसूची है ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा। अनुसूची का अनुच्छेद यदि हम बोले तो 243। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 18 सब्जेक्ट हैं जिन पर नगर पंचायत कानून बना सकती है। इन 18 सब्जेक्ट में से हेल्थ और सफाई, है ना, मतलब सैनिटेशन, इन पे दरअसल में कौन कानून बना सकता है? नगर पंचायत। मतलब आपसे यदि कोई पूछे कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद, इनमें से कौन सा संविधान संशोधन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देता है, तो 73वां संविधान संशोधन भी सही है और 74वां संविधान संशोधन भी सही है। क्लियर है ये कहानी? अच्छा, अब चलते हैं अपन आगे।